तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और वेलकम करता हूं। इससे पहले कि पहलगाम में जो इतनी बड़ी त्रासदी हुई, इतनी बड़ी घटना हुई, उस पर नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या रुख है, उसका जिक्र करूं। लेकिन सबसे पहले मैं कल जो मीडिया पर एक घिनौना और कायराना, जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती, जो हमला हुआ जिसमें राकेश शर्मा दैनिक जागरण के जख्मी हुए, कोशिश तो बाकियों पर भी हमला करने की थी। ये डेस्परेशन है, ये हताशा है। और ये तब होती है जब कोई लीडर, कोई पार्टी मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे पाती। हिंदुस्तान के आईन में ये मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है और ये मीडिया का राइट है और ये मीडिया की ड्यूटी है। प्रधानमंत्री से लेकर अपोजिशन के लीडर तक और टॉप से लेकर बॉटम तक मीडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरे सिस्टम को चलाने वालों को और सिस्टम के बीच जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको जवाबदेह बनाया जाए, उनको अकाउंटेबल बनाया जाए। और जिस प्रकार से गुंडागर्दी का प्रदर्शन कल किया गया, नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी उसका सख्ती से उसकी निंदा करती है, उसकी मजम्मत करती है। और राकेश शर्मा साहब को विशेष तौर पर और कठुआ के सारे जो मीडिया के बंधु हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे छोटे हैं, नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी आपके साथ अपनी सॉलिडेरिटी, अपनी हमदर्दी वो एक्सप्रेस करती है और ये भी ऐलान करती है कि जब जब कभी आपको ऐसी बात और ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी चट्टान की तरह आपके साथ खड़ी होगी। अफसोस इस बात का है कि कल जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था और उस प्रोटेस्ट में कठुआ के विधायक, जसरोटा के विधायक और सांबा के विधायक, उनमें से 2 पूर्व मंत्री भी थे। और ये जो हुआ ये सारा उनके सामने हुआ। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अपने कार्यकर्ताओं को रोकते। ये क्रिमिनल एक्ट जो किया गया उसको रोकना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हजारों लोगों ने उनको वोट देकर इस लेवल पे पहुंचाया है। इसलिए नहीं पहुंचाया है कि उनके सामने जो है इस तरीके से इतना बड़ा हमला जो है उनके कार्यकर्ता करते हैं। राकेश शर्मा या बाकी साथियों का कसूर क्या था? वो सवाल कर रहे थे ना। सवाल नहीं मीडिया करेगा तो मीडिया डांस करेगा क्या? मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस प्रशासन और कठुआ प्रशासन ने कल जो हुआ और जिन्होंने ये क्रिमिनल एक्ट किया, मुझे पता चला है उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। क्या दफाएं लगी हैं, क्या है, लेकिन मैं SSP कठुआ और डिप्टी कमिश्नर कठुआ को कहूँगा इसको नॉन सीरियसली नहीं लें, बल्कि इसको सीरियसली लें। ताकि फ्यूचर में ऐसी क्रिमिनल गतिविधि ना हो, क्रिमिनल एक्शन ना हो। और मीडिया के साथियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचिए कि आप पर हमला हुआ और आप चुप हो गए। आपने अपना कर्तव्य निभाना है, आपने अपनी जिम्मेदारी निभानी है, आपने सबको सवाल करने हैं, समेत बाबू सिंह और समेत नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी के। जितने भी अनकंफर्टेबल सवाल होंगे वो आपका राइट है। हमारी ड्यूटी है कि हर सवाल का हम जवाब दें।
उसके बदले में हम हमला कर दें, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम और डेमोक्रेटिक परंपरा के विरुद्ध है। हम नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी इस मसले पर सारे मीडिया के साथ खड़ी है। बाबू सिंह जी, क्या देखते हैं आप ये जो लोग हैं? मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लूं पहले। अब आ जाए 22 तारीख को जो पहलगाम में टेररिस्ट हमला हुआ और उसमें 26-27 लोग जो हैं निहत थे, इनोसेंट। उसमें से 2 फॉरेनर्स थे, एक नेपाल का, एक यूनाइटेड अरब अमीरात का, और उसमें से कुछ ऑफिशियल्स भी थे, आईबी के ऑफिशियल्स थे, नेवी के ऑफिशियल्स थे, कुछ तो 3-4 कपल थे जिनकी नई नई मैरिज हुई थी। सबसे पहले मैं तो सख्त शब्दों में मैं इस टेररिस्ट अटैक का, इस मिलिटेंट अटैक का, ये मिलिटेंट अटैक तो है नहीं, ये मिलिटेंसी तो मैं इसको मानता नहीं हूं। नैथे लोगों पर इस तरीके से हमला करना ये कोई मिलिटेंसी नहीं है। ये तो मैं समझता हूं कि ये गनोना एक्ट है, इनह्यूमन एक्ट है, ये कायराना एक्ट है। नैथे लोगों पर कोई भी हमला कर सकता है, ये कोई बहादुरी नहीं है और ये कोई सेंसिबल एक्ट भी नहीं है और इसके कोई पॉजिटिव रिजल्ट भी नहीं निकलते, इसके नेगेटिव रिजल्ट निकलते। इसलिए सबसे पहले मैं इसकी आलोचना करता हूं और उन परिवारों का जिनके वशर खोए हैं उनके प्रति ग्लोबल पार्टी की तरफ से अपनी हमदर्दी, अपनी संवेदनाएं और अपनी सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करते हैं। जम्मू कश्मीर में ये घटना कोई नई नहीं है। इससे पहले बड़ी घटना पिछले दिनों जहां 3-4 पुलिस के लोग मारे गए कठुआ में, उससे पहले बिलावर एरिया में, मशेडी एरिया में मारे गए, उससे पहले रिजौरी मारे गए, उससे पहले आए दिन रोज किसी मजदूर को मारा जाता, किसी माइग्रेंट को मारा जाता, किसी फौजी को मारा जाता। और इससे पहले पुलवामा की घटना हुई जिसमें 46 CRPF के 46 हमारे पर्सनल मारे गए। तो जम्मू कश्मीर में पिछले 1988 से लगातार जो है हम सफर कर रहे हैं। अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाएं? ये एक डिबेट चल पड़ी है पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। जो पावर पे, जो सत्ता पे होते हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर स्टेट को तोड़कर इसको 2 यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया, इसका स्टेट का स्टेटस खत्म कर दिया गया। और फिर 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में डायरेक्ट यहां केंद्र का प्रशासन रहा, गवर्नेंस रही। जब 2019 में जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस 370-35A कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द किया, स्टेट सब्जेक्ट को रद्द किया और स्टेट के स्टेटस को रद्द किया, तो ये क्लेम किया गया, ये दावा किया गया कि जम्मू कश्मीर में जो सेपरेटिज्म है, मिलिटेंसी है, इसका रूट काज 370 है। 370 जो है ये बुराई की जड़ है। 370 हिंदुस्तान के आइन में 1949 में दर्ज हुआ था, पास हुआ था, और 26 जनवरी 1950 में जब हिंदुस्तान का आइन लागू हुआ तो 370 पर भी अमल होना शुरू हो गया। बेसिकली 370 तो जो महाराजा हरि सिंह जी ने जब स्टेट पर हमला हुआ था, ट्राइबल हमला हुआ था, तो उस वक्त महाराजा हरि सिंह जी का स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट चल रहा था पाकिस्तान के साथ, और हिंदुस्तान को भी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी जिस पर हिंदुस्तान ने अंडर कंसिडरेशन में रखा था। तो उसी पीरियड में जम्मू कश्मीर स्टेट, जब वो इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट थी, तो उस वक्त ये ट्राइबल हमला हुआ था जिसके पीछे ब्रिटिश एम्पायर था। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान की फौज नहीं, बल्कि ब्रिटिश एम्पायर था, और एक डिजाइन के तहत हमला हुआ। तो तब हरि सिंह जी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे मिलिट्री सपोर्ट करें, तो उन्होंने शर्त रखी पहले आप विलय करें। तो वो जो विलय हुआ
और उस बिले के बेसिस पे जम्मू कश्मीर में कुछ सब्जेक्ट हिंदुस्तान को सौंपे गए, बाकी सारी पावर महाराजा हरि सिंह ने अपने पास रखी, जिसकी बुनियाद पर जम्मू कश्मीर का एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेशल स्टेटस तय हो गया। और 1950 से लेकर 1988 तक 40 तक जम्मू कश्मीर में कोई मिलिटेंसी नहीं थी। ये एनालिसिस गलत साबित हुई है और ये एनालिसिस गलत है, ये एनालिसिस फेक है, बोगस है कि जम्मू कश्मीर का ऑटोनोमस स्पेशल स्टेटस और आर्टिकल 370 स्टेट सब्जेक्ट ये रूट काज है सेपरेटिज्म का। ये रूट काज नहीं है। अगर ये रूट काज होता तो मिलिटेंसी 1950 में शुरू हो जाती। अगर ये रूट काज होता तो जो हालात हैं 5 अगस्त 2019 को 370 को नलीफाई कर दिया गया, स्टेट सब्जेक्ट को खत्म कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया गया, स्टेट को खत्म कर दिया गया, तो ये दावा किया गया कि अब जो रूट काज हमने हटा दिया इससे मिलिटेंसी खत्म हो गई। अब काउंट कर लीजिए 2019 से लेकर आज तक कितने मिलिटेंट वारदातें हुई हैं, और ये सबसे सीरियस वारदात है पुलवामा के बाद। तो ये साबित होता है कि ये गलत एनालिसिस है, ये गलत स्टैंड है, ये प्रॉब्लम का गलत डायग्नोज है। और कोई भी हुकूमत, कोई भी सिस्टम जब किसी मसले का, किसी प्रॉब्लम का, किसी चैलेंज का गलत डायग्नोज करेगी, गलत एनालाइज करेगी, तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगी, बल्कि उस प्रॉब्लम को मिस हैंडल करेगी, उस प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेटेड बना देगी। और पूरी जम्मू कश्मीर की पूरी हिस्ट्री हमारे सामने है, पूरा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड सामने है। असल में 565 स्टेटों का फ्यूचर तय होना था बंटवारे के बाद, और उनको ऑप्शन था कि जहां आप हिंदुस्तान ज्वाइन करो या पाकिस्तान ज्वाइन करो। तो सारी स्टेटों का फ्यूचर कमोबेश सेटल हो गया। एक पाकिस्तान में बलूचिस्तान है, जिसको पाकिस्तान ने बाई फोर्स अपने साथ जोड़ा था, वहां मूवमेंट चल रही है, आर्मड मूवमेंट चल रही है। और एक जम्मू कश्मीर स्टेट जो है, ट्राइबल हमले के बाद और हमारा मामला जब यूएनओ में चला गया और यूएनओ ने सीज फायर किया, जिसको हमने मान लिया, और सीज फायर के बेसिस पे जम्मू कश्मीर का डिवीजन हो गया। एक हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ 1947 में 10 लाख लोगों की लाशों के बेसिस पे, और एक जम्मू कश्मीर का बंटवारा हुआ जिसमें 5 लाख लोगों के कत्ल हुए, मीरपुर में, पुंछ में, मुजफ्फराबाद में और पिंबर में, फिर जम्मू में, कठुआ में, अखनूर में, वो सब इलाकों में हुए जम्मू की धरती पर। तो एक ब्लडी 2 बंटवारे हुए, एक हिंदुस्तान का और एक जम्मू कश्मीर का, और बीच में एक लकीर सीज फायर लाइन, जिसको 71-72 के एग्रीमेंट में उसको एलओसी कहा गया। तब से लेकर 47 में जब महाराजा हरि सिंह ने एक्सेशन किया और मिलिट्री सपोर्ट मांगी, तो एक ब्रीफ वार हुई 1947 में रेडर्स के खिलाफ, फिर सीज फायर हो गया। फिर दूसरी वार हुई 1965 में, फिर तीसरी बार हुई 1971 में, फिर चौथी बार हुई 1999 में बांग्लादेश की, उसमें कारगिल की बार, जिसमें लाहौर डिक्लेरेशन पर अटल बिहारी वाजपेयी जी बस में बैठ के लाहौर गए और लाहौर डिक्लेरेशन पर नवाज शरीफ से साइन किए, और उसको सबोटाज किया गया और कारगिल हो गया, और लाहौर डिक्लेरेशन सबोटाज होगी, वो एग्रीमेंट सबोटाज हो गया। तो ये 4 युद्ध, और 47 से लेकर आज तक हॉट वार, कोल्ड वार हिंदुस्तान की जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर और बाकी मुद्दों पर आज तक चलती आ रही है। लेकिन मिलिट्री से हम जम्मू कश्मीर के इस चैलेंज को, इस मसले को सेटल नहीं कर पाए। आज भी कितने मिलिटेंट हमने मार दिए, कितने मिलिटेंटों ने कितने लोग मार दिए। और दोनों हुकूमतों को, पाकिस्तान की हुकूमत को यह मैं मैसेज देना चाहता हूं, आप जितने मर्जी मिलिटेंट भेज दो, जितने मर्जी मिलिटेंटों के जरिए जम्मू कश्मीर में या भारत में मरवा दो, आप सफल नहीं हो सकते। आपकी मिलिट्री लाइन, आपकी टेररिस्ट लाइन, आपकी मिलिटेंसी की लाइन कहीं नहीं पहुंचेगी, ये बेआउट नहीं है। तो लाखों कश्मीरी पंडितों को मजबूर होकर निकलना पड़ा, लाखों मुसलमानों को कश्मीर की धरती से निकलना पड़ा। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी चरमरा गई और इतने हालात खराब हो गए। जम्मू कश्मीर एक अल्टरनेटिव स्विट्जरलैंड बनना था, आज एक नर्क बना हुआ है, नहीं पहुंचा। पाकिस्तान से खुद अपना मुल्क नहीं संभल रहा, बलोचिस्तान टूट रहा है, सिंध टूट रहा है, खैबर पख्तूनख्वा अलग डायरेक्शन में है, खुद उसकी नेशनल यूनिटी खतरे में है, उसकी आइडेंटिटी खतरे में है। लेकिन चूंकि वहां पर एक इंटरनेशनल रूजोवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन बैठे थे एक जाल्टा कॉन्फ्रेंस में, जहां ये तय हुआ था। रूजोवेल्ट और चर्चिल का डिजाइन था
कि हिंदुस्तान का बंटवारा करा के पाकिस्तान एक मिलिट्री स्टेट क्रिएट करके, एक गैरिजन स्टेट करके, तो इसको यूज किया जाएगा। और आज तक जो इंटरनेशनल लेवल की फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान को एक मिलिट्री स्टेट की तरह, एक गैरिजन स्टेट की तरह यूज किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर स्टेट एक नॉर्मल स्टेट नहीं है, ये कोई सिंपल स्टेट नहीं है, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स स्टेट है। इसमें अमेरिका बैठा है, इसमें वेस्टर्न वर्ल्ड बैठा है, इसमें चाइना बैठा है, इसमें रूस बैठा है और सबके वेस्टर्न इंटरेस्ट है। इसमें इजराइल बैठा है और 47 से लेकर तक एक तो रूस की एक्सपेंशन को रोकने के लिए ये गैरिजन स्टेट थी, एक इसके जरिए 40 साल कोल्ड वार रही रूस और अमेरिका की, और 40 साल एक अमेरिका के साथ हो गया, एक रूस के साथ हो गया, और 40 वर्ष तक कन्फ्रंटेशन रही, इनकी लड़ाई रही, हमारी जंगें रही, और इनके वेपन इंडस्ट्री के वेपन बिकते रहे। हमें समझना होगा कि जम्मू कश्मीर नॉर्मल नहीं है। जम्मू कश्मीर एक ऐसी ग्रिप में आ गया है, वेपन इंडस्ट्री की जो डीप स्टेटें हैं वो चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर में आग सुलगी रहे, वो चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई लगी रहे और हमारे वेपन बिकते रहे। अब उनकी मंशा यही है अपने करिंदों के जरिए। और जो कम्युनल पॉलिटिक्स और मिलिट्री पॉलिटिक्स पाकिस्तान में है, उनका इंटरेस्ट यही है कि यहां हिंदुस्तान का हवा खड़ा किया जाए, पाकिस्तान में हिंदुस्तान का डर पैदा किया जाए और यह कहा जाए मिलिट्री है तो पाकिस्तान बचा है। उनका अपना वेस्टर्न इंटरेस्ट है कि हम पावर में कंट्रोल करके रखें। हम यहां वेस्टर्न इंटरेस्ट अब ये है कि धर्म को यूज करके एक कम्युनल पॉलिटिक्स को और ये हिंदुस्तान को धर्म के नाम पर पोलराइज करते हुए सत्ता पे लगातार बैठे रहे, सत्ता छोड़े नहीं। अनफॉर्चुनेटली आज दोनों साइडों से कम्युनल पॉलिटिक्स जो है और जो पॉलिटिक्स के वेस्टर्न इंटरेस्ट है आर्म इंडस्ट्री के, उनकी इन्वॉल्वमेंट है। ये जो हुआ कुल पहलगाम में, ये नॉर्मल घटना नहीं है, ये एक और जंग की तरफ ले जाएगी, एक और ये सिविल वार की तरफ ले जाएगी इंडिया को। और अगर इंडिया सिविल वार की तरफ जाएगा, पाकिस्तान भी उस आग में भस्म होगा, बचेगा नहीं। अगर पाकिस्तान सोचता है कि हम हिंदुस्तान में आग लगा के तो बच जाएंगे, बचेगा नहीं। अगर हम सोचते हैं कि हम उसको मिलिट्री से क्रश करके बच जाएंगे, बचेंगे हम नहीं। इसलिए अब रास्ता क्या है? अब रास्ता क्या है? पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त चर्चा है, पूरे वर्ल्ड में चर्चा है कि कैसे इसको डील किया जाए। अब लेटेस्ट हमारी केंद्र सरकार ने कल लगातार इस एक्शन पर मीटिंग्स कर रहे हैं। उन्होंने फैसला किया बाघा बॉर्डर बंद, जो पाकिस्तानी नेशनल जहां आए हैं उनके वीजे कैंसिल, और जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई है उसको कैंसिल, और फिर पाकिस्तान से कोई रिलेशन नहीं हो सकती। अगला एक्शन क्या है, क्या एडवाइस करते हैं? वो बालाकोट की तरह एक और एयर स्ट्राइक कर दें, अटैक कर दें, क्या कर दें, मिलिट्री रास्ता। मैं इस वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और उनकी सारी कैबिनेट को और राहुल गांधी और उनकी सारी अपोजिशन टीम को कहना चाहूंगा कि अपनी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ जाइए। और ये जो मसला है इसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह जहां बीजेपी की सार रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है, ये क्रॉनिक चैलेंज है 1947 का। हमारी फेलियर है कि तमाम फ्यूडल स्टेटों का फ्यूचर तय हो गया पॉलिटिकल, लेकिन हमारी स्टेट का पॉलिटिकल फ्यूचर एक डार्क टनल में फंसा हुआ है और एक पार्टी एंगल से ये सेटल नहीं होगा। ना कांग्रेस अकेले इसको कर सकती है, ना बीजेपी इसको कर सकती है, ना अपोजिशन इसको कर सकती है, ना सरकार कर सकती है। वक्त का ये तकाजा है 140 करोड़ देश के इस लोगों के सामने और 25-30 करोड़ पाकिस्तान के लोगों के सामने और 200 करोड़ साउथ एशिया के लोगों के सामने एक ऐसा सीरियस चैलेंज है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा, बैठ के सोचना होगा और गुड सेंस प्रिवेल करे। इससे पहले कि अपोजिशन सरकार को लताड़े, सरकार अपोजिशन को लताड़े, तो और गर्मा गर्मी में कोई एडवेंचर ले ले, कोई हमला कर दे, कोई अटैक कर दे। मैं एक्सपीरियंस से बता देता हूं, रूस ने फौजें भेजी थी अफगानिस्तान में, 9 वर्ष रही, रूस की बर्बादी हो गई और अल्टीमेटली रूस को खाली हाथ वापस जाना पड़ा और फिर तालिबान ने पावर कैप्चर कर ली। फिर 21 वर्ष अमेरिका की नाटो की फौजें अफगानिस्तान में रही और अल्टीमेटली बेइज्जत होके उसको नाटो को और अमेरिका को वापस जाना पड़ा। अभी रिसेंटली रूस ने जो यूक्रेन में हमला किया, उसके पीछे
नाटो भी रिस्पॉन्सिबल है, अमेरिका भी रिस्पॉन्सिबल है जिसने उस जंग को प्रवोक किया। और जो गोर्बाचोव के पीरियड में तय हुआ था कि नाटो एक्सपेंशन नहीं होगी, वो फैक्टर अलग हो गया। लेकिन कुछ लोग सोचते थे 6-7 दिन में रूस कैप्चर कर लेगा। अब 18 महीने से ऊपर हो गए हैं, लाखों लोग मर गए हैं वहां पर, इतनी बर्बादी हो गई है, रूस फंस गया है वहां पर, और इतनी बुरी तरह से फंस गया है। एक तरफ रूस है और एक तरफ यूरोप और अमेरिका है, और इतनी बर्बादी हो गई है, पूरी वर्ल्ड इकॉनमी को सफर करना पड़ा और इतनी जानें चली गई हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। इसलिए एक मैं ग्लोबल पार्टी की तरफ से पूरी सरकार को, पूरे देश को, पूरी अपोजिशन को और जम्मू कश्मीर के सारे लीडर को कहना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर हिस्टोरिकली एक अनसेटल्ड पॉलिटिकल मसला है, था और रहेगा। इसलिए इसका मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है, इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन है। और जब तक आप इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं निकालोगे, इसी तरह से पुलवामा होता रहेगा, इसी तरह से ये पहलगाम होता रहेगा, इसी तरह से ये बर्बादी होती रहेगी। 4 जंगें हो गई है, 5वीं जंग नॉर्मल नहीं होगी। 5वीं जंग के पीछे चीन होगा, 5वीं जंग के पीछे बड़ी फोर्सेस होंगी, वो हमें बर्बाद कर देंगी। यही वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो हमें बर्बाद कर देंगे और उनकी बेस्ट वेपन इंडस्ट्री रिवाइव कर जाएगी। ये हमें समझना होगा। इसलिए मैं नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी की तरफ से जम्मू कश्मीर में जो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है, वो तो कांग्रेस के साथ अलायंस बन के उनकी सरकार बनी थी, लेकिन अब अलायंस तो दिख नहीं रहा। लेकिन ये है कि सेटिंग बीजेपी के साथ उनकी है। प्राइम मिनिस्टर के साथ भी उन्होंने टनल का उद्घाटन किया, जावेद साहब और जितेंद्र सिंह जी ने भी एक उद्घाटन किया, कठुआ में भी चीफ मिनिस्टर और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। ये अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो खुल के बोलो ना कि हमें मिल के चलना है। मैंडेट कोई और लेते हो, फिर बात कुछ और करते हो, एक तो ये हो गया। मैं ये कहना चाहूंगा कि इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ सत्ता नहीं, सत्ता का सुख भोगना नहीं। सत्ता इसलिए है कि जम्मू कश्मीर में क्राइसिस है, और ये जो रास्ता है स्टेट को तोड़ देना, ये सोल्यूशन नहीं है, ये मिसहैंडलिंग है। ये जो स्पेशल स्टेटस को टिंकर किया गया, ये सोल्यूशन नहीं है, ये मिसहैंडलिंग है। ये जम्मू कश्मीर का जो स्टेट सब्जेक्ट का रूल खत्म कर दिया गया, ये 1927 में हमारी जॉब, हमारी नौकरियां, हमारी जमीनें, हमारे प्रिविलेज, ये उनकी प्रोटेक्शन थी। जो इंडिया एक प्लूरलिस्टिक देश है, एक फेडरल देश है, और हर एथनिसिटी के लोगों की ये राइट है कि वो अपने बच्चों और अपने फैमिलियों के फ्यूचर के लिए प्रोटेक्शन मांगे। ये कोई गलत बात नहीं है। जो महाराष्ट्र के मराठे आज रिजर्वेशन मांगते हैं, गुजरात के पाटिल आज मांगते हैं, हरियाणा के और राजस्थान के जाट आज मांगते हैं, जम्मू कश्मीर में 1927 में हमारे बच्चों के लिए ये प्रोटेक्ट किया गया था, जिसको तोड़ दिया गया। और ये झूठ फैलाया गया। झूठ से चीजें खराब होती है, झूठ से चीजें ठीक नहीं होती, मिसहैंडल हो जाती है। तो मैं ये अर्ज करता हूं सबको कि ये वे आउट नहीं है। वे आउट यही है कि एक पॉलिटिकल वे आउट रखा जाए, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक तरीके से वे आउट निकाला जाए, डायलॉग से वे आउट निकाला जाए। अगर आप प्रवोक करोगे, पिछले 10 सालों से, 11 सालों से केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी और आरएसएस का पावर है, सत्ता है वहां पर, और 10-11 सालों में सार्क थी, 85 में सार्क बनी थी साउथ एशिया की, सार्क को बर्बाद कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। पाकिस्तान से डायलॉग जो डिप्लोमेटिक थे बिल्कुल खत्म कर दिए, सब कुछ खत्म कर दिए, लेकिन उससे वे आउट तो नहीं निकला, उससे सॉल्यूशन नहीं निकला। अभी भी आप बाघा बॉर्डर बंद कर दो, अटारी बाग बंद कर दो, 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर दो, अभी आप बीजे कैंसिल कर दो, कुछ जो मर्जी कर दो, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ये मैं कह रहा हूं। इसलिए मैं पूरे हिंदुस्तान की लीडरशिप को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, साउथ एशिया को और पाकिस्तान को भी कहना चाहूंगा, हो गया ये रास्ता गलत है। मिलिटेंसी का रास्ता करेक्ट नहीं है, लेकिन मिलिटेंसी के रूट्स समझने चाहिए। मिलिटेंसी प्रॉब्लम नहीं है। मिलिटेंसी जो इतना घिनौना लगती है, ये जम्मू कश्मीर का जो मसला है, उस मसले की मिस हैंडलिंग से ये उसका रिजल्ट है। तो रिजल्ट पर लड़ते रहोगे, बात नहीं बनेगी। जो इसका रूट काज है, उस पर आना होगा। बाबू सिंह जी, जो आप बातें कर रहे हैं, यही बात जो है पिछले कई सालों से फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी बात कर रही है कि पाकिस्तान से जो है वो बात की जाए, पर भाजपा जो है वो बात करने को तैयार नहीं। क्या कहना है? मैं यही कहना चाहूंगा कि हिस्ट्री से सबक सीखे वो।
हिस्ट्री से सबक सीखे। 21 वर्ष अमेरिका नाटो की फौजें लेकर अफगानिस्तान में आया, वो सुपर पावर है, हम सुपर पावर नहीं है। उस सुपर पावर को भी कतर में तालिबान से डायलॉग करना पड़ा और डायलॉग के जरिए अल्टीमेटली उनको विड्रॉ करना पड़ा। इसलिए रास्ता डायलॉग है। जब मोदी जी खुद पुतिन को जाकर पुतिन को कहते हैं कि ये युग जो है ये वार का युग नहीं है, ये युद्ध का युग नहीं है, बातचीत का युग है, तो नसीहत सिर्फ पुतिन को देनी, नसीहत पहले अपने ऊपर लागू करनी, फिर दूसरों को नसीहत देनी। अभी इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिस तरह पहलगाम हो गया, कांग्रेस पार्टी जो है ये कह रही है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, पर सरकार जो है कांग्रेस का समर्थन लेना नहीं चाहती। तो कांग्रेस क्यों बार बार ये बात कह रही है? क्योंकि भाजपा चाहती है कि हम पूरे हिंदुस्तान में अकेले राज करें, और उनका ये काम है कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को हम यहाँ से हटा दें। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो हिंदुस्तान की जो है वो ही सब कुछ जो है। नहीं, कांग्रेस का जो राहुल गांधी जी ने कहा कि ये जो चैलेंज है मिलिटेंसी का, उस पर हम सरकार के साथ खड़े हैं। तो चूंकि ये कॉमन चैलेंज है, ये सिर्फ बीजेपी का चैलेंज नहीं है, पूरे देश का चैलेंज है, पूरे साउथ एशिया का चैलेंज है, तो वहाँ तो वो उनका स्टैंड ठीक है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी सपोर्ट या अपोजिशन की सपोर्ट लेना चाहती, ये उनका सेक्टेरियनिज्म है। तो लेकिन मैं कांग्रेस को कहूँगा कि वो अपना पॉजिटिव स्टैंड जारी रखें, अपना पॉजिटिव स्टैंड जारी रखें, सिर्फ सरकार नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लोगों को भी कॉन्फिडेंस में लेते हुए, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को कॉन्फिडेंस में लेते हुए यूनाइट होके ही इसका सॉल्यूशन। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप अल्टीमेटली एक और 5th वार की तरफ ले जाओ देश को। तो क्या समझते हैं आप? मैं ये समझता हूं कि जम्मू कश्मीर साउथ एशिया का एक ग्लोबल फ्लैश पॉइंट है, ये डेंजरस फ्लैश पॉइंट है, और ये पॉलिटिकल अनसेटल्ड चैलेंज है। इसलिए इसको वे आउट इसका पॉलिटिकल है, इसका मिलिट्री वे आउट नहीं है। लेकिन अगर कोई हमला करता है तो फिर तो हमारी मजबूरी है कि हमारी मिलिट्री उसको काउंटर करेगी। अगर वो बाज नहीं आते फिर जारी रखते हैं इस वार को, तो फिर हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है वो तो रहेगा, लेकिन वो वे आउट नहीं है। और जो पिछले 10-12 सालों से जो प्रोवोकेटिव, जो हेट, जो लगातार प्रवोक करने का रास्ता, कुछ नहीं, खत्म कर दिया, हमने कमर तोड़ दी, करोड़ों लाखों टूरिस्ट आ गए, इकॉनमी आ गई, ये जो दम गजे है ये हॉलोनेस एक्सपोज हो गया इसका। कल जिस तरह से, और जिस तरीके से देखिए, जिस तरीके से ये इतना रश आ गया टूरिस्टों का, वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? इतने लोग पहलगाम में हैं, आपने एक गलत मैसेज इंडिया को दे दिया, सब नॉर्मल हो गया। उन्होंने एक झटके में मैसेज दे दिया कुछ नॉर्मल नहीं है। कश्मीर के लोग ये कह रहे हैं कि ये, वो भी इस चीज का खंडन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, पर वहां पे कुछ ऐसे भी मीडिया वाले हैं जो वहां पे जाके, ये दोनों देखिए, एक बड़ी पॉजिटिव बात कश्मीर में पहली बार हुई है। फर्स्ट टाइम कश्मीर के लोग कैसे भी निकले हैं, वो बाद में आता हूं, लेकिन वो निकले हैं और उन्होंने ये जो इनोसेंट किलिंग है उसके साथ अपनी जगजाहिती जाहिर की है। ये बड़ा पॉजिटिव है और उनको मैं सल्यूट करना चाहूंगा। गलत चीज गलत है, उसको हिंदू मुस्लिम एंगल से कभी दे। और याद रखिए, ये जो मीडिया में बार बार कहा जा रहा है कि उसने धर्म पूछा, अरे आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते हो? जो एक मुस्लिम ने बंदूक पकड़ ली और मारा गया, वो उनकी सेफ्टी में वो खड़ा हो गया, उसको तो हाईलाइट करो ना, उसको तो हाईलाइट करो ना कि उसने अपनी कुर्बानी दे दी। और ये पॉजिटिव है। मैं ग्लोबल पार्टी की तरफ से उन सब लोगों को मुबारक देना चाहूंगा कि जम्मू और कश्मीर, हिंदू और मुसलमान, हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं है, हमारी आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। ये दोनों साइडों के जो सत्ताधारी है, ये उनके इंटरेस्ट है कि हमें लड़वाते रहे और उनका वोट बैंक और उनकी सत्ता जारी रहे। कल जिस तरह से एक पत्रकार, हमारे सीनियर पत्रकार राकेश शर्मा जी पर कातिलाना हमला हुआ और 3 MLA जो वहां पे बैठे थे, क्या लगता है आपको, उनका इशारे पे ही ये सब कुछ हुआ? मैं इतना कहूंगा कि उन्होंने एक गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। ये उनकी मॉरल ड्यूटी थी, उनकी लीगल ड्यूटी थी, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी, उनके एज ए MLA, एज ए रिप्रेजेंटेटिव ड्यूटी थी को पत्रकारों को वो प्रोटेक्शन करते और उनको डिस्करेज करते और खुद FIR लगवाते अपने वर्करों के खिलाफ। मीडिया वालों को SP के पास पेश नहीं होना पड़ता, पुतले नहीं जलाना पड़ते, बल्कि खुद उन्होंने कहा था ये गलत एक्शन है और उन्होंने इंपोर्टेंसी का सबूत दिया।
और उससे लगता है कि उनके ये तो फिर वो एक सर्कमटेंशियल एविडेंस तो यही कहता है कि फिर उन्होंने इस बात को इनकरेज किया। वो चाहते थे कि कोई मीडिया वाला हमें टफ सवाल ना करे, क्योंकि ये कल की बात नहीं है। एक दिन पहले भी यहाँ रविंदर रैना आए थे, तो उस वक्त भी शायद ईशांत पूछ रहे थे, कुछ और साथी पूछ रहे थे, राकेश शर्मा जी पूछ रहे थे, वो इनके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। सर हम पॉलिटिशियन हैं, हमें अगर आपका जवाब नहीं देना है सवालों का तो किसका देना है? आपका राइट है और हमारी ड्यूटी है आपके सवालों, जितने मर्जी टफ से टफ सवाल करो, ये आपका वेपन है, ये आपका राइट है और ये वेपन कभी नहीं छोड़ना। वो कहते हैं कि हिंदुओं की बात करें और हिंदुओं की बात जो है हम कर रहे हैं। मीडिया को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, ना बाबू सिंह, ना कोई एमएलए, ना कोई मिनिस्टर, ना कोई प्राइम मिनिस्टर। मीडिया इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मीडिया किसी का गोद में नहीं बैठना चाहिए, ना अपोजिशन की गोद में, ना पावर की गोद में। मीडिया का स्टैंड ये होना चाहिए, जो गलत है वो गलत है। अपोजिशन गलत करती है, मीडिया सवाल करे। रूलिंग पार्टी गलत करती है तो वो सवाल करे। मीडिया किसी की गोद में नहीं बैठे, मीडिया किसी का टूल नहीं है। मीडिया सच का परचम लेके चले, मीडिया रियलिटी का परचम लेके चले और बोल्ड। मैं आपको कहूंगा हम आपके साथ हैं। आपने अपनी बहादुरी, अपनी हिम्मत, और आप लोगों ने अपनी हिम्मत दिखाई है। कल मैंने मीडिया में देखा ये मिस्टर भार्गव ब्लैक वो लगा के जा रहा था, मुझे बड़ी हिम्मत हुई यार, कमाल हो गया। हिम्मत है आपके अंदर और यही यूनाइट रहना है। आपने आपस में टसरबाजियां बंद करके आपको यूनाइट रह के काम करना है। ये एक बार पर नहीं, सारे मीडिया पर हमला था और आपने एक यूनिटी का सबूत दिया, अपनी यूनिटी को कायम रखे आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।